नमस्कार दोस्तों, सबरीमाला का केस चल रहा है कोर्ट में। विमेन एंट्री के ऊपर बात हो रही है और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने एक नया आर्ग्यूमेंट दिया है। तुषार मेहता जो कि गवर्नमेंट के वकील हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने कुछ कहा है, 4 बिंदु कुछ बोले हैं जिसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। और जो सबरीमाला केस का जो रिव्यू पिटीशन अब फाइल हो रखी है, 2019 में फाइल हुई थी और अभी तक लगातार चल रही है, इस पे क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे। दोस्तों, हमने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाया है, हमारे चैनल पे जाकर जरूर देखिए। सबरीमाला के केस को शुरू से लेकर आखिरी तक समझाया है और अभी जो प्रेजेंट रिव्यू पिटीशन फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, इसके बारे में भी काफी कुछ बताया है दोस्तों। तो आज उन 4 बिंदुओं पर बात करेंगे जो तुषार मेहता जी ने, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कोर्ट के अंदर बोली, अपना आर्ग्यूमेंट रखा। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं आपको। ये एक नई रिव्यू पिटीशन है जो फाइल हुई है 2018 में। ऑलरेडी सबरीमाला केस पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अपने जजमेंट में कह दिया था कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ना होने की वजह से विमेन की जो एंट्री बैंड है सबरीमाला टेंपल के अंदर, उसको हटा दिया जाता है। मतलब विमेन विल बी अलाउड टू गो इनसाइड द टेंपल। और जो केरला की गवर्नमेंट है उसने भी बढ़ चढ़कर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का साथ देते हुए और पूरी व्यवस्थाएं इस प्रकार की बना दी कि विमेन आर एबल टू मेक एंट्री इनटू द सबरीमाला टेंपल। बट इसके बाद बहुत ज्यादा हल्ला हुआ। लॉर्ड अयप्पा के जो डिवोटीज हैं, विच इंक्लूड्स विमेन ऑल्सो, दे वर अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और लगातार करीब 50 ऐसी पिटीशंस थी, रिव्यू पिटीशन इस जजमेंट के अगेंस्ट, जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो गई। और उन्हीं सारी पिटीशंस को क्लब करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ये एक रिव्यू केस चालू करा, जिसका अब लगातार रोज डेली बेसिस पर भी हम कह सकते हैं के आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो अब देखते हैं ये कहां तक ये आगे बढ़ गया है और अब गवर्नमेंट की तरफ से क्या बोला गया है। देखिए, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो वेलकम, आई एम वेलकमिंग यू ऑल ऑन दिस चैनल ऑफ श्रीराम्स IAS, और मेरा नाम है मयंक भारद्वाज। और दोस्तों, अब देखते हैं कि तुषार मेहता जी जो कि सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने क्या बोला है। अच्छा, ये सब समझना जरूरी क्यों है? ताकि आप संविधान को बहुत डीपली समझ पाएं, ताकि आप सबरीमाला के मुद्दे को बहुत अच्छे से समझ पाएं, ताकि आप समझ पाएं कि कैसे पूरा जो आर्ग्यूमेंट है सबरीमाला और विमेन एंट्री के अंदर, वो 2 खेमों में बटा हुआ है और किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अब निकाल के लेके आए जा रहे हैं, आइदर टू जस्टिफाई द बैन और टू जस्टिफाई the opposite of it, means allowing the women to enter into the temple। इक्वालिटी का एक बहुत बड़ा मुद्दा, डिग्निटी ऑफ विमेन का एक बहुत बड़ा मुद्दा यहां पर निकल के आता है, जिस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो कि तुषार मेहता जी ने बोली है वो क्या है? ऑल रिलीजियस प्रैक्टिसेस प्रिज्यूम्ड प्रोटेक्टेड अनलेस दे वायलेट पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी। देखिए, आपको पता है कि फ्रीडम हमारे देश में कई चीज़ों की दी हुई है। आर्टिकल 25 भी एक प्रकार की फ्रीडम देता है, इंडिविजुअल्स को वो फ्रीडम देता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस कॉन्शियंस, जिसका मतलब होता है यू कैन फ्रीली प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट योर रिलीजन। जो भी आपका रिलीजन है उसको आप अपने प्राइवेट स्पेस में ही नहीं, बाहर भी जाकर चिल्ला कर बोल सकते हैं कि आई बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर रिलीजन, और आप अपने रिलीजन के जो आइडियाज हैं उसको प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं। ये सारा फ्रीडम आपको संविधान ने दिया हुआ है। एंड दिस इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द सिटीजंस ऑफ द कंट्री, बट दिस इज ऑल्सो एक्सटेंडेड टू द एलियंस। ऐसे लोग जो भारत में रह रहे हैं बट भारत के नागरिक नहीं है दोस्तों, उनको भी ये फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है भारत के संविधान ने। तो अब तुषार मेहता जी जो बोले वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोले हैं कि कोई भी फ्रीडम जो रहती है, भले ही वो रिलीजियस फ्रीडम जो आपको दी गई है, वो इट इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू समथिंग। मतलब एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं होती है। और यहां पे सब्जेक्शन क्या है दोस्तों? यहां पे सब्जेक्शन है कि अगर आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं है, हेल्थ के अगेंस्ट नहीं है और मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं है दोस्तों, तो आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस को प्रोटेक्शन मिलेगा, कोई उसका प्रोटेक्शन नहीं रोक सकता। अब यहां पर इशू क्या आ रहा है? देखिए, रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, 2 प्रकार की होती हैं। एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती है, एक नॉन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं। तो ये जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, इसी के बेस पे 2018 का जजमेंट आया था। अब गवर्नमेंट का कहना है कि आप कह रहे हैं कि जो
विमेन की एंट्री को बैन किया गया है और ट्रेडिशनली बैन किया गया है सबरीमाला के टेंपल के अंदर से, दैट इज नॉट द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ लॉर्ड अयप्पास डिवोटीज, और इस वजह से आपने विमेन की एंट्री को अलाउ कर दिया। बट गवर्नमेंट का जो कहना है वो ये है, गवर्नमेंट के जो वकील हैं उनका कहना है वो ये है कि व्हाई इज कोर्ट डिसाइडिंग ऑल दीज मैटर, व्हाई इज कोर्ट बिकमिंग अ क्लर्जीमैन, व्हाई इज कोर्ट डिसाइडिंग वेदर सम प्रैक्टिस इज एसेंशियल प्रैक्टिस और नॉट। उनका ये कहना है कि देखिए, जब तक कोई सोशल इविल नहीं होता है, जब तक किसी के फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज नहीं होते हैं, द कोर्ट मस्ट नॉट इंटरफेयर एंड स्पेशली नॉट इंटरफेयर इन ऑर्डर टू सी वेदर अ प्रैक्टिस इज एसेंशियल प्रैक्टिस और अ नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस। सबसे पहला ये कहना है, और that is why he is saying that all religious practices are presumed to be protected। सारी की सारी religious practice, ना कि सिर्फ only essential practices, बट सारी की सारी प्रैक्टिस। देखिए दूसरा भी एक जो आर्ग्यूमेंट है वो लगभग यही बात बोल रहा है कि प्रोटेक्शन आर अफोर्डेड टू रिलीजन was not restricted to essential religious practice, means it has been given to all kind of practices, whether it is essential religious practice or a non-essential religious practice। I hope you are getting this, and that is the reason why it has a very wider ambit। अब सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था पहले का और उनका जो व्यू था उसमें अपोजिट बोला गया था, उसमें सिर्फ कहा गया था कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं तभी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, इसके अलावा दूसरी अगर अलग प्रकार की प्रैक्टिसेस हैं जो कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में नहीं आती हैं तो कोर्ट या फिर स्टेट उसको बैन कर सकता है, स्ट्रक डाउन कर सकता है। एंड दैट इज द रीजन जो बैन था टू एंट्री ऑफ विमेन पे सबरीमाला टेंपल पे, उसको हटा दिया था कोर्ट ने और कहा था ना विमेन एंट्री विल बी अलाउड। अब देखिए तीसरा क्या बोला है सॉलिसिटर जनरल ने, इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, मतलब आर्टिकल जो 25 है जिसमें मैंने आपको बताया यू हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस प्रोफेस एंड प्रोपोगेट योर रिलीजन, जो आर्टिकल 25 का एक बहुत बड़ा पार्ट है, इज लिंक्ड टू डिनोमिनेशनल राइट। दोस्तों डिनोमिनेशन क्या है? अब डिनोमिनेशन के बारे में हमने यहां पर पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1983 में ही डिनोमिनेशन क्या होता है इसके बारे में बताया था। आर्टिकल 26 को अगर आप देखें तो डिनोमिनेशंस जो होते हैं, रिलीजियस डिनोमिनेशंस जो होते हैं, उनको कुछ राइट दिए होते हैं अपने रिलीजियस के मैटर को देखने के, उनको सॉल्व करने के और उस पर किसी भी प्रकार के रूल्स रेगुलेशंस बनाने के। तो व्हाट इज अ रिलीजियस डिनोमिनेशन? इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स और इनकी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होती है दोस्तों। कॉमन फेथ होना चाहिए सबसे पहले, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और डेजिग्नेशन बाय अ डिस्टिंक्ट नेम। ये तीनों अगर कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो एक पर्टिकुलर किस्म की रिलीजियस प्रैक्टिस करता है उसको एक डिस्टिंक्ट डिनोमिनेशन बोला जा सकता है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, मैं आपको बता दूं। देखिए रामकृष्ण मिशन के बारे में आपने सुना होगा। रामकृष्ण मिशन वही है जो विवेकानंद का मिशन था, जो उनके गुरु ने शुरू करा था, रामकृष्ण परमहंस ने शुरू करा था। अब इसको देखें तो इट्स अ रिलीजियस डिनोमिनेशन, क्योंकि इनका एक कॉमन फेथ है, एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है एंड अ डेजिग्नेशन बाय अ डिस्टिंक्ट नेम है। नॉट नेसेसरली दे कैन बी कंसिडर्ड एज हिंदू बट अ रिलीजियस डिनोमिनेशन। इसी तरह के दूसरे और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे गौड़ा सरस्वत ब्राह्मण्स हैं, आनंद मार्ग वाले हैं, दाऊदी बोहरा हैं और चिश्ती सूफी हैं दोस्तों। नाउ आर्टिकल 25 इंडिविजुअल्स को राइट देता है और आर्टिकल 26 रिलीजियस डिनोमिनेशंस को राइट देता है। अब ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है या फिर कई बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स निकल के आ रहे हैं दैट आर्टिकल 25 के ऊपर तो इक्वालिटी का प्रिंसिपल लागू होता है, क्योंकि दीज आर विथ रिलेशन टू इंडिविजुअल राइट्स, वेयरएज आर्टिकल 26 क्योंकि डिनोमिनेशन के राइट्स हैं, यहां पर इक्वालिटी का प्रिंसिपल लागू नहीं होता है। तो अगर जो अयप्पा लॉर्ड के डिवोटीज हैं, बिकॉज सबरीमाला टेम्पल अयप्पा लॉर्ड का है और अयप्पा लॉर्ड के डिवोटीज हैं, अगर इनको एक सेपरेट रिलीजियस डिनोमिनेशन मान लिया जाता है तो दोस्तों वहां पे इक्वालिटी का प्रिंसिपल लागू नहीं होगा। इसका मतलब कि जो बैन है एंट्री के ऊपर वो लगा रहेगा। और अगर उसको एक रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं माना जाता, एक अलग रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं माना जाता है,
हिंदुइज्म के अंदर ही उसको कंसीडर किया जाता है दोस्तों, तो उसका तो मतलब है आर्टिकल 25 भी उस पर बराबर लागू होगा और उसमें इक्वालिटी का प्रिंसिपल लागू करना पड़ेगा। देखिए दो इंपॉर्टेंट चीजों पे यहां पे बात निकल कर आ गई है, पब्लिक ऑर्डर है, हेल्थ है और मोरालिटी है। तो ये जो मोरालिटी है दोस्तों, ये किस प्रकार की मोरालिटी है? इज दिस सोशल मोरालिटी और इज दिस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? गवर्नमेंट ने यह भी बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के कंसेप्ट को कोर्ट को गलत तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का कॉन्सेप्ट बोलता है ऑल द वैल्यूज विच आर गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, और इसमें इक्वालिटी एक बहुत बड़ा पार्ट है। जबकि सोशल मोरालिटी क्या है? मतलब जो कस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, जो रिचुअल्स हैं, उन पर ध्यान दिया जाएगा, उनको इंपॉर्टेंस दी जाएगी। तो सबरीमाला केस में अगर ये मोरालिटी जो यहां पर पब्लिक हेल्थ के साथ या फिर पब्लिक ऑर्डर के साथ जो मोरालिटी लिखी है, इसको सोशल मोरालिटी अगर माना जाए दोस्तों, तो इसका मतलब है कि आपको ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। इसका साफ मतलब है कि जो बैन है विमेन की एंट्री के ऊपर वो जस्टिफाइड है। बट अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है तो फिर तो इक्वालिटी का प्रिंसिपल आ जाता है। दैट मीन्स मैन एंड विमेन आर कंसिडर्ड टू बी इक्वल एंड दे मस्ट बी अलाउड विद इन द टेम्पल। तो जो गवर्नमेंट कह रही है कोर्ट से, वो यही कह रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को नेगेटिवली यूज नहीं करना है। नेगेटिवली यूज हम इसको इंटरप्रेट ना करें, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर इसका यूज ना हो कि विमेन की एंट्री करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसको इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे ना तोल के सोशल मोरालिटी के प्रिंसिपल पे तोला जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। कस्टम्स, ट्रेडिशंस और रिचुअल्स के बेसिस पे तोला जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। जो चौथी बात बोली है वो एसेंशियल प्रैक्टिसेस से ही रिलेटेड है। This concept of essential religious practice is nowhere written in the Indian Constitution, but it is a creativity of the court. ये एक constitutional text नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन करके ये टेक्स्ट लाया गया है एंड सुप्रीम कोर्ट कीप्स यूजिंग इट। तो जो प्रमाइज है, what तुषार मेहता wants to say in front of the Supreme Court, what he is arguing, he is simply saying that the court must not differentiate between the essentially religious practice and non-essential religious practice, and all the religious practices must be given some kind of protection, not only the essential religious practice. इसका मतलब है कि जो बैन है एंट्री पे, विमेन की एंट्री पे, उसको मान लिया जाए। और क्यों मान लिया जाए दोस्तों? क्योंकि वो एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या फिर एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मान लिया जाए क्योंकि वो एक कस्टम है, एक ट्रेडिशन है और एक रिचुअल है, और हमको सोशल मोरालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के कॉन्सेप्ट को रिलीजन के अंदर ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक एंड आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। जो भी आपके डाउट्स हों आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके कुछ और सवाल हों तो उन सबको भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।